देखिए बच्चों, इंग्लिश में आपके वन वर्ड चल रहे हैं और आज की क्लास में जो पहला वन वर्ड आ रहा है वो है इंटेलेक्ट। INTELLECT। INTELLECT। पहले आपके लिए मौका है। ये वर्ड नॉर्मली है मेरे हिसाब से तो इंटेलेक्ट, या इसके जैसा कोई और वर्ड सुना हो आपने? सुना तो जरूर है। इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल सही जवाब है, इंटेलेक्चुअल। अब किसी व्यक्ति को हम कह देते हैं कि भाई वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, मतलब ज्ञाता, काफ़ी जानता हो, है ना। लेकिन ये हम अपने आईडी से कहते हैं, मतलब ये होता है इंटेलेक्ट का मतलब जो काफ़ी रीजनिंग पावर इस्तेमाल करता हो, रीजन ढूंढने का प्रयास करता हो, हर चीज़ में तर्क लॉजिक लगाता हो, ढूंढता हो। तो जो इंटेलेक्चुअल बना है वो किससे बना है? इंटेलेक्ट से बना है। जो रूट वर्ड है वो ये है, ठीक। अगर मैं इसकी फिर सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए इंटेलिजेंट, INTELL, तो कहीं ना कहीं, अच्छा एक कंपनी भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, इंटेल, INTELL। तो अगर हमें इन शब्दों की मीनिंग जानना चाहें कि भाई ये इंटेल जो नाम रख रखा है, क्यों रख रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वालिटी देता है। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ मैं? इंटेलेक्ट में भी क्या है? इंटेल। इंटेलिजेंट में भी क्या है? इंटेल। और कंपनी का नाम भी रखा गया है इंटेल। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन शो करते हैं, एक ऐसी खूबी जो कुछ जानने के लिए उत्सुक रहती है, ठीक है। बाकी अभी से लाइन में लिखो एक जो मैं लिखवा रहा हूँ, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट। तो थोड़ा सा अपने शब्दों में सही करना ही करना है हमें। जैसे अभी मैंने कहा इंटेलेक्चुअल क्या है, तो अभी आपने कहा था ज्ञाता, तो अभी आपको आज से क्या बोलना है? जिसकी रीजनिंग पावर ज़्यादा हो, है ना, जो रीजनिंग पावर में बिलीव करता हो। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसे? विचार शक्ति या तर्क शक्ति भी कह सकते हैं, है ना। विचार शक्ति इस्तेमाल करता हो, तर्क शक्ति इस्तेमाल करता हो। तो ये आज का पहला वर्ड हुआ बच्चों, इंटेलेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड आ रहा है क्रॉनिकल। ये सारे वो वर्ड दे रहा हूं मैं आपको जो आपने सुने हैं। क्रॉनिकल, CHRONICLE, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बाकी बताइए कहाँ, पहले तो बताओ कहाँ पढ़ा होगा ये वर्ड आपने? क्रॉनिकल मूवी में पढ़ा था। मूवी में पढ़ा था, मूवी में। और किसने कहीं पढ़ा है क्रॉनिकल? मैगजीन आती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, उसका नाम भी क्या है? क्रॉनिकल। जैसे नहीं होती प्रतियोगिता दर्पण, है ना, ऐसी होती है क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल की मीनिंग क्या है अब ये बताओ, रटो मत। क्रॉनिकल किससे बना है? CHRO, थोड़ा सा मैच करो। क्रोनो, टाइम से, कल ही बात कर रहे थे। क्रोनो का मतलब क्या है? टाइम से। तो वही बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग कुछ सीक्वेंस लगाई जा रही हूँ। और जैसे मैं भी मैगजीन का नाम दे रहा था, तो उस मैगजीन में कुछ इस तरह से है कि भाई ये टाइम टू टाइम ये सब हो रहा है। करंट इवेंट्स है मान लिया कोई, तो करंट इवेंट्स मतलब क्या होता है कि पहले जनवरी की इवेंट्स, फिर फरवरी की, फिर मार्च की। तो उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग तो रेगुलेट किया जा रहा है सब। तो डेट्स कॉल्ड क्रॉनिकल, ठीक। अगर मैं हिंदी में एक शब्द बोलूँ तो मैं इसे इतिहास भी कह सकता हूँ। साधारण शब्दों में क्या कह सकता हूँ? इतिहास। लेकिन इतिहास वो नहीं, हिस्ट्री नहीं, जिससे से मैंने समझाया, ठीक है। अब इसे एक लाइन में लिखिए इसके आगे क्रॉनिकल को। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स according to their happenings, according to their happenings, according to their happenings। बात समझ में आ गई होगी कि जो इवेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड उनकी हैपनिंग से अकॉर्डिंग, कोई पहले हो रहा है और कोई बाद में हो रहा है, और उसे ऐसे ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और वेरी डिफरेंट वर्ड, परस्पाकेसियस। PERSPICACIOUS,
कई बार एग्जाम में आ चुका है और रोज मैं बताता रहता हूँ आपको। अगर चल तो रहे वन वर्ड, लेकिन ये मत सोचा करो वन वर्ड चल रहे हैं, मतलब है वर्ड। वर्ड का पता होना चाहिए चाहे वो कहीं भी आ जाए। क्या स्पेलिंग लिखी? PERSPICACICIOUS। किसी को पता हो, मुश्किल ही पता होगा वैसे तो, बाकी कुछ ढूंढने के प्रयास करते हैं। देखो पी, बोलो क्या? एक्साइटेशन मतलब उत्तेजित अवस्था में होना, इन एक्सग्रेशन मोड। देखिएगा, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये जो PER है ये हो गया क्या? प्रीफिक्स, इसे अलग कर लो। और ये CIOUS ऐड होके क्या बना है? सफिक्स ऐड हुआ है बाद में। तो कहीं ना कहीं जो रूट वर्ड है वो ये है, और जब जुड़ते हैं तो स्पेलिंग तो चेंज होती ही होती है थोड़ा बहुत। SPIC, तो ये जो SPIC है इससे जो वर्ड बनते हैं वो बनते हैं थोड़े से चेंज होके बनेंगे। जैसे स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? विशेष, समथिंग डिफरेंट। स्पेशल क्या होता है? विशेष। तो वो इसकी सेंस निकल के आएगी यहाँ, ठीक। अब ये अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई मुझे क्या बोलना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी तुरंत बुद्धि हो, जिस इंसान की तुरंत बुद्धि हो। तुरंत बुद्धि का मतलब एकदम जज कर ले तुरंत, क्या सही है क्या गलत है, तो उसे हम बोलते हैं ये परस्पाइसिस, ठीक। अब लिखिएगा ऐसे एक लाइन में, क्विक टू जज, क्विक टू जज। बात समझ में आ गई होगी? क्विक टू, एक इंसान जो जज करने में बहुत ज्यादा क्विक, बहुत जल्दी क्विक कर लेता हो, जज कर लेता हो किसी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिडल, RIDDLE। सिंपल ही वर्ड है, जिसे पता है बताने का प्रयास करें। रिडल, RIDDLE, रिडल। क्या बेटा? पहेली, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में क्या कहते हैं? पहेली। पहले एक लाइन लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि वन वर्ड लिख रहे हैं तो लाइन लिखवानी जरूरी है। प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू आंसर, प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पहेली, ठीक। अब पहेली के लिए और भी वर्ड जानते होंगे? पजल, पजल तो सिंपल वर्ड हो गया। और बताओ, जैसे रिडल आया, कोई और जानते हो? हैपजर्ड की तो मीनिंग खतरा होती है, डेंजर। वो आपको सुनने से लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वर्ड काफी डिफरेंट है। एक होता है एनिग्मा। क्या होता है? एनिग्मा, ENIGMA, वो लिखो, ENIGMA, एनिग्मा। हिंदी में बता दिया पहेली। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है प्रोक्रेस्टिनेट, PROCRASTINATE है बाद में, प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है इसका, जिसे हम कहते हैं पोस्टपोन। पोस्टपोन क्या होता है? टाल देना, कि भई ये काम आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो ये इसकी मीनिंग होती है, चाहे पोस्टपोन बोल लो या प्रोक्रेस्टिनेट बोल लो। इसे एक लाइन में लिखें, पुट ऑफ, PUT, पुट, OFF, ऑफ, फॉर ए फ्यूचर टाइम, फॉर ए फ्यूचर टाइम, पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुट ऑफ क्या है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
फ्रेज, क्योंकि पुट क्या है वर्ब और ओ डबल ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, और पुट ऑफ माने क्या होता है टाल देना, ठीक है। तो पुट ऑफ माने भी टाल देना होता है, पोस्ट फॉर्म तो हम जानते ही हैं, और ये नया बढ़ाया क्या प्रोक्रेस्टिनेट, सब का मतलब है टाल देना। नेक्स्ट है, ये आप जानते हो जहां तक मुझे उम्मीद है, लिगेसी, LEGACY, लिगेसी, बताइए जो जानता है बोले। बिल्कुल सही जवाब। ये कह रहा है प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय विल, लिख लो प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय विल, WILL, बाय आ विल लिख लो, बाय आ विल। ये जो WILL है विल, ये क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है सर वसीयत। एक WILL तो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल, और यही वर्ड क्या होती है वसीयत। क्या कह रहे हैं कि वसीयत के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को छोड़ देना, तो जो प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है वसीयत के द्वारा कि भाई इसे मिलेगी, उसे क्या कहते हैं लीगेसी। अब किसी के माता पिता मान लिया अपने बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हैं बाय विल, तो क्या है लीगेसी। अब लीगेसी भी कैसे बना है लीगल, तो लीगली वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, ऐसा है लीगेसी। नेक्स्ट वर्ड है सिंपल वर्ड पैट्रिमनी, PATRIMONY, बोल बच्चों। आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स कह सकते हैं, है ना। तो ये अब ये तो था बाय विल वसीयत के द्वारा, और ये है सिंपली जो है बड़ों की मृत्यु हो गई है, प्रॉपर्टी किसे मिल गई है छोटों। और मैं कल ही बताया था कि जो पेरेंट्री है किसके लिए आता है, ये स्पेशल फादर के लिए आता है, तो बोलना तो फादर ही चाहिए, पेरेंट्स नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट्स के लिए क्या आता है प्रीफिक्स पैरी। अगर ये होता है पैरीमनी, PARRI, तो पैरी तो आता है पेरेंट्स के लिए, मैट्री आता है मदर के लिए, और पैट्री आता है फादर के लिए। ब्रदर के लिए क्या आता है फ्रैट्री, FRATRI, ब्रदर के लिए, और सिस्टर के लिए सोरोरी, SORORI, और वाइफ के लिए जोरी, UXORI। ये प्रीफिक्स होते हैं। क्या क्या बोला अभी मैंने, सिस्टर के लिए क्या बोला सोरोरी, SORORI, और ब्रदर के लिए क्या बोला फ्रैट्री, FRATRI, और वाइफ के लिए जोरी, UXORI, जोरी। तो ये है पैट्रिमनी। इसके आगे लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी फ्रॉम वंस फादर, प्रॉपर्टी फ्रॉम वंस फादर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक, सिंपल वर्ड है, उम्मीद है बताओगे। बताइए, ये आपने एंटोनी समझ से नहीं पढ़ा होगा। प्रोलिफिक नहीं, प्रोलिफिक को हिंदी में अगर मैं कहूं तो कह सकते हो लाभदायक। क्या कह सकते हो लाभदायक। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं फ्रूटफुल, है ना। कोई काम कर रहे हैं जिसमें फायदा होने की उम्मीद है। कभी कभी तो ये जमीन के लिए भी आ जाता है, जो जमीन उपजाऊ होती है, उपजाऊ को क्या बोलते हैं फर्टाइल, तो प्रोलिफिक को फर्टाइल भी कह सकते हैं, तो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। तो इसे एग्जाम में लिखिए, डेट इज बेनिफिशियल, डेट इज बेनिफिशियल, BENE, आगे क्या बोलूं इस पे नहीं बताओ, FICI, बेनिफिशियल तो समझते ही होगे। डेट इज बेनिफिशियल, जो लाभदायक है, ठीक है। और हमेशा मैं आपको कहता रहता हूँ, किसी भी वर्ड की जो मीनिंग होती है वो तब होती है जब सेंटेंस के अंदर आ जाए।
जिसमें मैंने भी क्या क्या बताया, प्रॉफिटेबल भी है, फ्रूटफुल भी है, और क्या है, फर्टाइल भी है। तो ऑप्शन डिसाइड करेंगे कि वहाँ क्या दे रखा है। तो ये सब चीज़ याद रखो। चलिए आगे बढ़े। पैसिफिज्म, PACIFISM, सिंपल ही वर्ड है ये भी। क्या बेटा? बिल्कुल सही है। पैसिफिज्म किससे बना है? पैसिफाई से बना है। पैसिफाई का मतलब होता है शांति स्थापित करना, लड़ाई मत करो, शांत रहो, शांति रखो, उसे पैसिफाई कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलता पैसिफिस्ट, तो क्या बन जाता, वो एडजेक्टिव बन जाता। यानी कि मैं किसी इंसान को कह रहा हूँ यू आर पैसिफिस्ट, मतलब तुम लड़ाई में बिलीव नहीं करते, शांति स्थापना करने का प्रयास करते हो। अब मैंने बोला पैसिफिज्म, तो ये क्या बन गई? ये बन गई क्वालिटी, नाउन बन गया। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे मैं यहां बोलूंगा सिद्धांत। ये क्या है? सिद्धांत बन गया, ठीक है, प्रिंसिपल बन गया। तो लाइन में लिखिए, a principle that the war, the WAR war should be abolished, 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 should be abolished, ABOLISHED। तो क्या बोला गया? एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अनुसार जो वॉर है वो बिल्कुल एबोलिश हो जाना चाहिए। एबोलिश क्या होता है? खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने बाद में सेंटेंस लिखा है, द वार शुड बी एबोलिश्ड, क्या है ये? एक्टिव है, पैसिव है, क्या है? पैसिव है ना। शुड के बाद क्या लगा हुआ है? बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। ये वर्ड आ चुका है कई बार, ये तो नहीं आया, वो आया पैसिफिस्ट। और मैं जब भी आता आपको बताता हूँ, टोकता हूँ, कहता हूँ, और आपको याद आ जाना चाहिए आंसर। ये आता है एंटोनिम, कि पैसिफिस्ट का विलोम शब्द बताओ। बताओ। मिलिटेंट। एक को याद रहा है बस, फिर दोबारा आएगा कभी 10-15 दिन बाद, फिर याद रखना। क्या पूछा गया इसका? पैसिफिस्ट पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया। क्या है आंसर? मिलिटेंट। मिलिटेंट क्या होता है? उग्रवादी, जो डर का माहौल बनाए। और ये क्या कर रहा है? शांति स्थापित कर रहा है। तो इसका आंसर होता है मिलिटेंट, अगर हम अपोजिट की बात करें, विलोम शब्द की बात करें। पैसिफिज्म। नेक्स्ट है वर्ड, तो सिंपल ही है, बाकी डिफाइन कैसे करोगे आपसे उम्मीद करेंगे आप। कंजर्वेशन, CONSERVATION, सभी जानते हैं शब्द को। कंजर्वेशन क्या है बताना, क्या जानते हो? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। हिंदी में क्या बोलना चाहिए? जो हिंदी में भाषा की जानकारी, जल्दी बोलो। इसे बोलो ना, सिर्फ संरक्षण, मतलब किसी को बचा के रखना है ना, उसे समाप्त ना होने देना, उसका मिसयूज ना होने देना। तो ये कंजर्वेशन कहलाता है। और अगर मुझे इसे एडजेक्टिव बनाना हो तो कंजर्वेटिव, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा चेंजेस नहीं चाहता, ज्यादा बदलाव नहीं चाहता, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो लिखिएगा एक लाइन, प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन ऑफ लॉस, LOSS लॉस, कोमा वेस्ट, WAST वेस्ट, एंड डैमेज, DAMAGE डैमेज। क्या मतलब हुआ? प्रिवेंशन क्या होता है?
बचाव करना कह सकते हो, बाकी कहते हैं रोकथाम। क्या कहते हैं? रोकथाम। तो रोकथाम किसकी? डैमेज ना हो, वेस्ट ना हो, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई पानी मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो वो भी क्या है, एक तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है ये डैम नहीं बनना चाहिए, यहाँ पेड़ नहीं कटने चाहिए, तो वो सब लोग क्या है, कंजर्वेटिव, और वो कहाँ आएगा, कंजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सरकमवेंट, CIRCUMVENT, सरकमवेंट। बताओ जी, कोई जानता हो तो इसके बारे में? ये वेंट प्रॉब्लम कर रहा है ना, अगर वेंट से कुछ होता तो हो जाता काम। ओपनिंग। अभी देखो, पहले इसकी मीनिंग कुछ अलग आने वाली है, बाकी पहले इस वर्ड को समझते हैं। सरकम तो प्रीफिक्स है, और वेंट हो गया रूट वर्ड, मेन वर्ड। अब सरकम तो बहुत जगह लगाते हो, जैसे सरकम सर्किल होता है मैथमेटिक्स में। क्या होता है सरकम सर्किल? ठीक बोल रहे हो, लेकिन वो सेंस नहीं बोल पाते जैसे आनी चाहिए। बोलते सही हो। हिंदी में क्या कहते हैं? परिवृत कहते हैं। तो सर्कम का मतलब होता है घेरना। जैसे आप कह रहे हो ट्रायंगल है, तो उसके तीनों वर्टेक्स ऐसे बोल रहे हो ना, मिला के चल रहा है वो, तो उसे सर्कम से बोला जा रहा है क्योंकि उसने ट्रायंगल को घेर लिया। ट्रायंगल समझ रहे हो? बाहर हमने सर्कल खींच दिया, उसके तीनों पॉइंट से गुजारते हुए, तो सर्कल उसके अंदर आ गया। तो जो वृत्त बाहर बन रहा है, जो सर्कल बाहर बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। अंदर बनेगा तो इन सर्कल। ठीक है। और वर्ड सोचते हैं। एक वर्ड होता है सरकम स्पेक्ट। बताओ बताओ क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सतर्क हो। अब सरकम फिर वही सेंस आएगी चारों तरफ, और स्पेक्ट क्या होता है? स्पेक्ट जो चारों तरफ देख के चलता हो, पीछे आगे, मतलब बहुत ज्यादा चौकन्ना, बहुत ज्यादा सतर्क, वॉचफुल। वो क्या हो गया? सरकम स्पेक्ट हो गया। चलिए और कुछ बोलते हैं। सरकम स्टांस। क्या होता है सरकम स्टांस? पहले हिंदी में बताओ। परिस्थिति, एग्जैक्ट वर्ड क्या? परिस्थिति। सरकम स्टेंस। अब स्टेंस क्या होता है? एक ऐसा मूव जो बदल जाए। और सरकम मतलब वही आसपास। तो मैंने क्या बोला अभी? परिस्थिति। दैट मीन्स सरकम मतलब है चारों ओर, आसपास। ठीक। अब यहाँ जो वेंट, अभी बच्चा बता रहा था वेंट, तो ये ज्योग्राफी में ले गया। इसने क्या कहा कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो जहाँ से उसकी ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? वेंट। तो इतने दूर जाने की जरूरत नहीं थी। घरों में क्या होते हैं? वेंटिलेटर होते हैं। वेंटिलेटर ऊपर लगा हुआ, जहां से हवा आ जाए। ठीक है। कोई खुला हुआ हिस्सा, उसे वेंटिलेटर से तो कहते हैं। अब बन गया क्या? सरकमवेंट। अब इसकी क्या मीनिंग आएगी? चारों तरफ खुला हुआ हिस्सा, चारों तरफ खुला हुआ हिस्सा। लेकिन इसकी मीनिंग कुछ अलग आती है, क्योंकि ये तो कोई वर्ड नहीं बना। इसकी मीनिंग आती है लागू न होने देना, किसी चीज को लागू न होने देना। हिंदी में ही कहते हैं लागू न होने देना। अब इसे इंग्लिश में लिख लो। प्रिवेंट फ्रॉम being, BEING, being carried out, CARRIED, carried out. Prevent from being carried out. लिख लिया। अब प्रिवेंट क्या था? रोकना। अब इसमें भी एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज वही लागू होना, आगे बढ़ना, जैसा आप बोल रहे हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, किसी चीज को लागू होने रोकना, ना होने देना उसे। ठीक।
और ये एक्टिव है पैसिव है? पैसिव। कौन से टेंस का पैसिव बन रहा है? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि बीइंग कहाँ आता है? कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक थर्ड फॉर्म, तो कैरी जाए क्या करा गया? कैरिड। ठीक, तो ये आ गया इसका सरकमवेंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंपल वर्ड थियोगैमी, THEOGAMY, थियोगैमी सिंपल वर्ड है, बोलो। मैरिज ऑफ गॉड, देखिए मैरिज ऑफ गॉड, गॉड का जी बड़ा बनाना, गॉड का जी बड़ा बनाना, भगवान की शादी। अच्छी हिंदी बोलो तो ईश विवाह, ईश विवाह। जैसे ईश निंदा सुना होगा, ईश निंदा, ईश विवाह। तो थियो मैंने बताया था अभी, आपको पता ही है किसके लिए आता है? गॉड के लिए। और गैमी आता है मैरिज के लिए। गैमी किसके लिए आता है? मैरिज के लिए। अगर मान लिया एक इंसान शादी से नफरत करता हो तो क्या बोलना चाहिए? माइसोगैमिस्ट। क्या बोलना चाहिए? क्योंकि माइसो आता है हेट के लिए और गैमी से बन जाएगा गैमिस्ट, माइसो गैमिस्ट। ठीक, तो गैमी आएगा मैरिज के लिए। चलिए जी आगे है कैनोफिलिस्ट, CANOPHILIST, सिंपल वर्ड है। वेरी गुड। लवर ऑफ डॉग्स, देखिए लवर ऑफ DOGS, डॉग्स, जो कुत्तों को पसंद करता हो, लवर ऑफ डॉग्स। तो कैनो आता है किसके लिए? डॉग्स के लिए। और फिलिस्ट आता है लव के लिए। जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो तो फिले होता है। क्या होता है? फिले। जैसे मैंने अभी हेड के लिए क्या बताया था? माइसो, MISO। तो लव के लिए क्या आता है? फिले। फिले से क्या बना? फिलिस्ट। तो बन गया कैनोफिलिस्ट। ठीक, भाई ये आपको याद रखना है, इंग्लिश इज इजी। नेक्स्ट है सिंपल वर्ड एमनीसिया। सभी जानते हैं, आप कितना जानते हो बताइएगा? एमनीसिया GS में भी पढ़ते हैं? नहीं, वही इंसोम्निया होता है, नींद की कमी। एमनीसिया क्या होता है? दिमाग से सिर्फ हो रहा है, लिखो लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कमी। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कमी हो जाना एमनीसिया कहलाता है। नेक्स्ट है गैगल। ये तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था जब ग्रामर पढ़ रहे थे, नाउन वगैरह पढ़ रहे थे, जब भी पढ़ा था हमने। बताओ क्या? वेरी गुड। एक ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स, देखो एक ग्रुप ऑफ टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव गर्ल्स, बात करती हुई गर्ल्स का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? गैगल। नेक्स्ट है ड्रॉट, DRAUGST, DRAU, जल्दबाजी मत करना बताने में, क्योंकि ऐसे 2-3 शब्द हैं कहीं कहीं गलती कर सकते हो। DRAUGST बताओ क्या है? वही गलती करती नहीं, कह रहा है गलती करोगे, क्योंकि वो स्पेलिंग में कंफ्यूजन है। जो सूखा बोल रहे हो, सूखा, उसकी स्पेलिंग बताओ। DROUGST। उसमें ए नहीं आता, उसमें आता है ओ, बाकी तो सारा यही है। अगर आप इसमें ए की जगह क्या लगा लोगे? ओ लगा लोगे, DROUGST। तो इसे कहते हैं सूखा पड़ गया। इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? फेमाइन या वॉन्ट ऑफ रेन। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड दे रहा हूं, याद कौन करेगा? या सुनने आ रहे हो? याद भी रखने। फेमाइन
या want ऑफ रेन, सूखा पड़ जाना, तो ये हो गया। ठीक, अब एक वर्ड और देखते हैं। अगर मैं इस वर्ड में एस लगा दूं, सिर्फ एस, DROUGSTS, अब बताओ क्या करें? ये गेम होता है। जब हम नाउन पढ़ रहे थे तब तो शायद मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन कुछ नाउन तो जरूर बताए थे। बिलियर्ड्स है याद कि भाई बिलियर्ड तो नहीं होता, क्या होता है? बिलियर्ड्स ही होता है। अगर आप बिलियर्ड बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, उसमें तो एस स्पेलिंग नहीं है। तो अगर आप इसमें एस लगा देते हो तो ये इंडोर गेम बन जाता है। हालांकि इस गेम को हमारे यहाँ एशिया में कम खेला जाता है, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा खेला जाता है ये गेम का नाम, जस्ट लाइक जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं इस तरह से। ठीक, और वर्ड क्या था हमारा? ये वाला। तो ये 3 सिमिलर वर्ड हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों बता दिए। जब इनमें से वो एक नंबर देगा तुम्हें तो इन तीनों की नॉलेज होगी तभी नंबर मिलेगा। पता नहीं वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब इसकी बारी आई। DRAUGST, ये बताओ क्या होता है? कुछ याद आ रहा हो तो? नहीं याद आ रहा। ये होता है हिंदी में हवा का झोंका, हवा का झोंका। अब इसे इंग्लिश में बताओ, हवा का झोंका। मुझे झोंका का याद नहीं आ रहा, झोंका को क्या कर दो। देखो, गस्ट ऑफ विंड, GUST, गस्ट ऑफ, WIND, विंड, हवा का झोंका, गस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कंटेम्परेरी। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी आया था। स्पेलिंग लिखवाना है इसकी, CONTEMPORARY। चेक करो कहीं गलती तो नहीं है, क्या कुछ सुधार करना है इसमें? करना है तो करो। सही है, आधे तो देख रहे हैं अभी, इसमें पता नहीं मतलब क्या, ढूंढते रहो ना, हाँ में ना ना। कंटेम्परेरी हिंदी में क्या बताया था? समकालीन। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, क्या लाइन आई थी? बोलो, हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे क्या लाइन आई थी? कौन समकालीन था किसके? गुरु नानक थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, है ना। गुरु नानक जी का वो बताना कार्यकाल 1469 से 1530। वेरी गुड। और उनका तो जानते ही हो, बाबर का 1526 से 1530 और हुमायूं का 1530 से 1556। ठीक है, चलिए। कंटेम्परेरी को समकालीन बोला। बाकी इंग्लिश में लिखिएगा लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग, LIVING, लिविंग एट द सेम टाइम, जो लगभग समान आयु में रहते हों, समान आयु में क्रियाकलाप हुए हों। कंटेम्परेरी स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, सिंपल वर्ड, अरिस्टोक्रेसी। ARISTOCRACY। बताइए। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, सही जवाब लिखिएगा। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट की स्पेलिंग GOVERNMENT, गवर्नमेंट, जो गवर्न करे। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। प्लूटोक्रेसी भी है, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है, डिफरेंस बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही सही पकड़ेगा। अरिस्टोक्रेसी, अभी जो क्रेसी है ये तो हम जानते हैं किसके लिए आता है? गवर्नमेंट के लिए आता है। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। अब ये है प्रीफिक्स अरिस्टो। ठीक, अभी मैंने जो लिखवाया, क्या लिखवाया? रिच पीपल लिखवाया। फिर बच्चे ने कहा कि एक बार मेरे पास भी है, क्या कहना था? प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY। तो ये भी रिच के लिए आता है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं दो तरह से समझा सकता हूँ।
कि जब रिच पीपल की बात आए तो आप इनमें से कोई भी आप एक जवाब दे सकते हो, दोनों ही आंसर है। लेकिन दुविधा मेरे सामने तब आ गई जब दोनों ही ऑप्शन में थे। अब किस में निशान लगाऊं, तो मुझे थोड़ा सा ना बारीक डिफरेंस बताना पड़ेगा। एग्जैक्ट रिच के लिए होता है ये क्या, प्लूटोक्रेसी। लेकिन जो एक वेल मैनर्ड सोसाइटी होती है किसी भी सिस्टम में, जो एक हाई क्लास होती है, एलिट ग्रुप होता है, एलिट समझते हो, ELIT, मतलब जिसका लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है, हाई होता है, उसे क्या कहते हैं, अरिस्टो। समझे और समझाऊं? एक सोसाइटी में मतलब संपन्न जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, अरिस्टो। तो जब मैंने संपन्न बोल दिया तो कहीं ना कहीं वो रिच भी हैं, इसलिए आंसर तो दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस कोई पूछे तो रिच के लिए ये प्रेफरेंस देना और हाई फाई सोसाइटी के लिए अरिस्टो यूज करना, तब ज्यादा को नंबर मिलेगा। ठीक, यहां मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो आप कोई सा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों मेरिटोक्रेसी, MERITOCRACY। बोलो, सिंपल वर्ड है, याद ना भी होगा तो भी देख के बता दोगे। बिल्कुल सही जवाब लिखो, गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पीपल। तो पता तो चले गया कि जो इंटेलिजेंट पीपल है, अगर वे सरकार चलाएं, ऐसी कोई गवर्नमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, अगर मुझे इंटेलिजेंट पीपल को एक ही वर्ड में लिखना हो, समझे नहीं, वो तो वर्ड चेंज कर दिया। स्टार्टिंग इंटेलिजेंस ही होनी है लेकिन बाद में पीपल ना आए और दोनों की मिक्सिंग हो जाए। बाद में पीपल ना आए, शुरू में इंटेलिजेंस ही हो, तो वो जो एक क्लास बनी ना इंटेलिजेंट पीपल की, उस क्लास को मैं क्या बोलूंगा, इंटेलिजेंट लिख के उसमें SI लगा दो, इंटेलिजेंसिया। क्या बोला मैंने, पूरा इंटेलिजेंट लिख लो, INTELLIGENT, उसके बाद क्या लगाएंगे SIA, तो वो क्लास रिप्रेजेंट हो जाएगी इंटेलिजेंट लोगों की। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या, गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। ठीक है, और समझने वाली बात है, वो है ही मेरिट से बन रहा है, मेरिट। तो मेरिट में कौन लोग आते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं। आप लोग एग्जाम देके आते हो, आपकी क्या बनती है, मेरिट। तो मेरिट क्यों रखा गया है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे वो इंटेलिजेंट कहेंगे, इसलिए वे मेरिट में आए। तो मेरिटो, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल, है ना, मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट है जी थियोक्रेसी, THEOCRACY। सिंपल वर्ड बोलो जी, गवर्नमेंट बाय गॉड लिखिएगा, गवर्नमेंट बाय गॉड, गॉड का जी बनाना, गवर्नमेंट बाय गॉड। और थोड़ा सा चेंज भी करवा रहा हूं मैं, गॉड के आगे स्लैश लगा लो और स्लैश के बाद लिखो डिवाइन रूल्स, DIVINE, डिवाइन, RULES, रूल्स। तो डिवाइन क्या होता है, दैवीय, देवता होगा, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। तो हम जानते ही हैं थियो किसके लिए आता है, तो गॉड के लिए, और क्रेसी किसके लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए। हिंदी में बोलना चाहिए धर्मतंत्र। क्या बोलना चाहिए, एक ऐसी सरकार जो धर्म के नियमों के अनुसार हो, जिसे हम कभी पहले सतयुग कहा करते थे। तो वो क्या, सब धर्मों के नियमों के हिसाब से, संविधान तो लिखा हुआ था नहीं वहां, बस वो सब डिसाइड होता था कि धर्म के अनुसार है या नहीं। जो धर्म के अनुसार है वो क्या हुआ, सही हुआ, जो धर्म के अनुसार नहीं है वो गलत साबित हुआ। तो उस चीज क्या कहते थे, थियोक्रेसी। चलिए जी आगे है ओलिगार्की। सभी जानते हो, सिंपल वर्ड है, OLIGARCHY।
GARCHY, ओलिगार्की बोलो। गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल के लिए प्रीफिक्स तो कुछ और होता है, पहले से ही बताओ। ओल्ड पीपल के लिए क्या आता है? ओकलो आता है ओल्ड पीपल के लिए। जेरेंटो, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उससे GER से शुरू होता है, वो GER, तो वो तो है ही नहीं। ओलिगो, यहाँ पे क्या है? ओलिगो से बना है ओलिगार्की, तो ये प्रीफिक्स काम कर रहा है। पूरा प्रीफिक्स क्या है? ओलिगो है, OLIGO, जो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसका मतलब होता है फ्यू पीपल। तो लिखो गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, FEW। लिख लिया? जरा मुझे बताना ग्रामेटिकली जो मैं लिखवाया है वो सही है? गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, गवर्नमेंट ऑफ, फ्यू से पहले ए लगाओगे। गवर्नमेंट बाई आ फ्यू पीपल, क्यों लगाएंगे? जब वो ग्रामर पढ़ाई जाती है तो आपको कहा जाता है कि ये जो फ्यू है, पहले तो ये बताओ फ्यू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, क्योंकि पीपल क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। और ये मैंने 3 पढ़ा रखे हैं आपको, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। ठीक? तो फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग कि है ही नहीं, और आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और दा फ्यू का मतलब होता है टोटल। ये सेंस आता है। तो जब यहाँ कह रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा सरकार, तो कुछ तो हैं, तो फ्यू अगर आप लगाओगे तो नेगेटिव सेंस आ जाएगी, तो आपको आ लगाना पड़ेगा। हिंदी में बोलेंगे इसे अल्पतंत्र, अल्पतंत्र की सरकार। अगर हिंदी में एक शब्द दूं मैं से, तो अल्पतंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी माइसोबिब्लिक, सिंपल वर्ड MISOBIBLIC। बताओ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हेटर ऑफ बुक्स या वन हु हेट्स बुक्स? हेटर ऑफ बुक्स, जो किताबों से नफरत करता हो। जो वर्ड दे रखा है उससे पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है ना? माइसो क्या हो गया? नफरत करना। और बिब्लिक जो होता है ये आता है बुक्स के लिए। हिंदी में बोलना चाहिए क्या? एक शब्द में क्या बोलोगे? बोल के देखना जरा। नहीं याद आ रहा। पुस्तक द्वेषी, पुस्तक द्वेषी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, माइसोलॉजिस्ट, MISOLOGIST। बताओ जी क्या लिखूं? आपको बताना है सब कुछ। हेटर ऑफ नॉलेज, हेटर ऑफ लर्निंग लिख लो। हेटर ऑफ लर्निंग, LEARNING। क्योंकि ये काम आपको उल्टा करवा रहा हूं। जनरली जब आप पढ़ते हो तो जो मैं लाइन बुलवा रहा हूं तो लिखी हुई आएगी ना, और आपको क्या पहचानना है? वर्ड। तो ऐसे हमें हैबिचुअल हो रहे हैं, मैं हो रहा काम यहाँ उल्टा। मैं वो वर्ड लिख रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आप लाइन बोलो, तो कहीं कहीं टक्कर तो लगी रही है, काम सीधा होता रहता तो होता रहता। हेटर ऑफ लर्निंग, जो सीखने से नफरत करता हो। सीखना नहीं है भाई, कितनी कोशिश कर लो, है ना? सीखना नहीं है, तो नफरत हो गई है। तो और ये किससे बना है? लॉजिक से, सीखने से बनाई है। नेक्स्ट, एम्बिगियस, AMBIGUOUS। बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है,
वर्ड पावर में पढ़ते हैं इसे हम एंटोनिम में, पता ही होगा आपको। बताओ पहले इसकी मीनिंग बताओ क्या होती है एम्बिगियस की। बोलो जो भी मन में है बोला करो। अस्पष्ट, ये इसकी एक शब्द में मीनिंग होती है, जो क्लियर ना हो उसे एम्बिगियस कहते हैं। ठीक, अब इसे यहां पे लिखो, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। तो क्लियरिटी तो फिर होगी नहीं। एक वर्ड को लिख सकते हैं इसके लिए, वो होता है इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इक्विवोकल। तो इक्विवोकल भी यही होता है। इक्वी का मतलब क्या है? इक्वल, और वोकल मतलब क्या होता है? आवाज। अगर मुझे दो आवाज सुनी है, दोनों एक जैसी थी, तो मैं जज नहीं कर पाया आवाज किसकी थी, तो मुझे क्लियर नहीं हुई। हिंदी में मैं एक शब्द दूं से अनेकार्थी, जिसके अर्थ एक से ज्यादा हो, अनेकार्थी, एम्बिगियस। नेक्स्ट है जी ओबलेशन, OBLATION, ओबलेशन। बताओ बच्चों क्या है ओबलेशन? वेरी गुड, लिखिएगा। ऑफरिंग, OFFERING, ऑफरिंग टू गॉड। फिर गॉड आ गया, जी बड़ा। क्या मतलब हुआ इसका ओबलेशन का? ऑफरिंग टू गॉड। जब एक, पहले हिंदी में आ जाओ, एक ऐसा स्थान जहां बलि दी जाती है धार्मिक कार्यों के लिए, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? वेदी। बलि तो समझते हो, बलि को भी समझाऊं तो उस स्थान को वेदी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओबलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। जब हम बोलते हैं चढ़ावा, तो वो एक अलग बात बन जाती है। चढ़ावा तो हम प्रसाद भी चढ़ाया है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ये है जो मैंने को बताया। समझ रहे हो? ALTER होता है, AR, हाँ वो भी वही है। ALT से मैं वेदी बोल रहा हूँ, ALTER। मतलब मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि चढ़ावा, तो मैं थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि बात तो वही है, प्रसाद भी चढ़ा हुआ है और जो बलि दी जा रही है वो भी चढ़ा हुआ है, लेकिन स्पेशली वो स्थान होता है जहाँ बलि दी जाती है। यूज तो आप कैसे कर लो, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो गलत नहीं हुआ। नेक्स्ट है ओमनीबस, OMNIBUS, ओमनीबस। सिंपल वर्ड हो सकता है अगर आप सोचें थोड़ा सा तो। बताओ जी क्या मीनिंग निकल के आ रही है? कुछ नहीं आ रही है, चलो समझते हैं। पहले लिख लो, इसके आगे इसकी मीनिंग लिखो। गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ALLTHINGS, थिंग्स। समझ में आ गया होगा? सभी चीजों की एक साथ गैदरिंग कर लेना, है ना। अब देखो ये है प्रीफिक्स ओमनी, तो बहुत सारे वर्ड आप जानते हो। ओमनीसाइंट, क्या होता है ओमनीसाइंट? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। तो ओमनी जहां भी आएगा वो सब कुछ के लिए आएगा। जैसे फिर एक वर्ड होता है क्या? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो। भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। फिर आया हर जगह ओमनी, तो ओमनी का मतलब है हर किसी के लिए, सब जगह। याद हो आपको को एक वैन भी है, वैन का नाम भी क्या है? ओमनी। अब तो नहीं है, अब तो पुरानी हो चुकी है, बाकी थी, और उसे हर तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है।
कॉमर्शियल भी, वैसे भी आजकल तो उसमें बच्चों को भरे फिरे, आजकल तो ये हाल है उसका, है ना। पहले वो तो आई थी, तो पहले तो इसलिए आई थी कि भाई एक यूनिक कार्ड सी बन के आए, लेकिन वो फिर कॉमर्शियल ज़्यादा यूज होने लगी। तो आजकल तो बच्चों की जो छुट्टी होती है स्कूल वगैरह में, वो ओमनी वहाँ यूज होती है। तो ओमनी का मतलब बताया मैंने। और बस तो आप जानते ही, जो एक साथ सबको ले जाए, कैरी कर दे, तो क्या मीनिंग आई? गैदरिंग ऑफ, इसे हिंदी में बोलना चाहिए सर्व संग्रह। सर्व संग्रह, सबका एक साथ संग्रह कर लिया, सर्व संग्रह। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और जानते हो, बताइए। जो नहीं जानते हो तो सुने जाओ, अभी जब तुम जान जाओगे फिर तुम भी बोल लो। जो जानते हो उनका नंबर है अभी तो। एग्नोस्टिक किस इंसान को कहते हैं? एडजेक्टिव है एग्नोस्टिक। अगर मैं कहूँ यू आर एग्नोस्टिक, मतलब क्या होगा? वही बात है ना, उल्टा चल रहा है काम। अगर वो लाइन लिखी आ जाए तो एग्नोस्टिक में वो जल्दी निशान लगाओगे तुम, ये काम हो रहा है उल्टा, वो जानबूझ के करवा रहा, उल्टे सीधे सब। एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। नहीं, इसे तो मैं इतनी लंबी लाइन बोली, वो नास्तिक याद आ रहा है सबके। अंतर है इन बातों में। नास्तिक वो है जो पूजा नहीं करता, अंतर है इस बातों में। वो ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, वो कहता है कि भगवान तो है, मैं पूजा नहीं करूंगा। ये इंसान भगवान को ही नहीं मानता, ये कहता है भगवान है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो जिस आप नास्तिक बोल रहे हो वो तो अथीस्ट होता है, अथीस्ट। और आस्तिक क्या होता है? थीस्ट। ये एग्नोस्टिक है। तो पहले ऐसे ट्रांसलेट कर दूं मैं, लिखिए one who does not believe in the existence of God, one who does not believe in the existence, EXISTENCE of God। फिर गॉड आ गया, जी बड़ा गाना, ठीक है। तो एक इंसान जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता वो है एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है जी इनकरेजेबल, INCORRIGIBLE। सिंपल वर्ड है बच्चों, बताओ। वन हु, वेरी गुड, देखिए भाई, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो गलत है गलत ही रहेगा। तो आएगा CORR, जिसे क्या बना? करेक्ट। तो पहचानने भी बड़ा ही आसान सा शब्द हो गया है। नेक्स्ट है जी एक्सोडस। जानते हो, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, बताइए। वेरी गुड, थोड़ा सा चेंज लिख पा रहा हूं मैं। ए लार्ज स्केल डिपार्चर, ए लार्ज स्केल डिपार्चर, DEPARTURE। मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर चले गए, 100, 200, 250 लोग एक साथ कहीं बाहर चले गए, उसे बोलते हैं एक्सोडस। हिंदी में क्या बोलना चाहिए शुद्ध हिंदी में? फिर सुधार करूंगा। पलायन करना एक इंसान के लिए होता है ना। मैं कहने लगा कि भाई रामू काका ने अपना गांव छोड़ दिया, तो रामू काका अपने गांव से पलायन कर गए। जहां मैं गलत हूं मुझे टोका करो आप, लेकिन जो मैं समझाऊंगा तो बहुत ध्यान से सुना करो। हिंदी मुझे पढ़ानी है, इंग्लिश मुझे पढ़ानी, तो सब चीज साथ लेके चलते हैं हम। ठीक, ये तो बात होगी पलायन की। और तुम क्या कहते हैं?
देश निकाला तो कुछ अलग ही होगी। पलायन तो हो गया अपनी इच्छा से, पलायन का मतलब है अपनी इच्छा से। देश निकाला मतलब है कि राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम इस देश में रहने लायक नहीं हो, वो देश निकाला होता है। और मैं बात किसी कर रहा था कि एक्सोडस की। इसे एक शब्द बोला जाएगा बहिर्गमन। बही बे है पे छोटी की मात्रा, गे मैं के ऊपर है न, बहिर्गमन। अब मैं इसका वो पूछूंगा अपोजिट जो तुम्हें याद है, इनफ्लक्स। जिसे याद ना हो याद करें। इसका जो एंटोनिम होता है वो इनफ्लक्स होता है। पूछता हूं उन्हें हो जो एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी तो होते तो सभी की, जब एंट्रेंस कराए जाएंगे वो फिर सब आएंगे। इनफ्लक्स, तो इनफ्लक्स को हिंदी में क्या बोलना चाहिए? अंतर्गमन। क्या बोलना चाहिए? अंतर्गमन, जो बाहर से किसी देश में आए, इनफ्लक्स। बस बच्चों आज पीरियड में इतने ही।